फाइन, स्टार्ट करें। ओके फाइन। कल तो एग्जैक्टली सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन करा था जिसके अंदर आई थिंक कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, इजी लगे देखने में या कैसे कोई डिफिकल्ट लगे? जैसे कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तुमने? लिखे भी हैं सारे? थोड़े से लिखे हैं, देखो इधर ही आना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि मेरा माइक है ना। ओके फाइन, ये देखो ईयर भी लिखा है कि कौन कौन से ईयर में आए हैं या फिर सिर्फ एक इंटीग्रेटेड हो, ईयर वाइज कर रखा है इसको, ठीक है। देखो जो प्रिंसली स्टेट्स के जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो क्वेश्चंस हैं, या तो बहुत सिंपल है या थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखो एक चीज समझने वाली है, वो थोड़े बेसिक लेवल पे रहते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर में भी क्या होता है, या तो बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, उससे मुझे एक चीज याद आई, डे बिफोर यस्टरडे तुमने एक एड देखा होगा, तो तुम छोटे हो गए, वाह ताज एंड somebody is playing a tabla. So Ustad Zakir Hussain, he died at the age of 73. So point is, he made a very very important contribution to Hindustani classical music. तो पॉइंट इज नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर क्वेश्चन या म्यूजिक के ऊपर एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक इंक्रीज हो गई है, बिकॉज उस्ताद जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर्स। ठीक है, कि तबला किसने इन्वेंट करा? राइट, आमिर खुसरो। तबला का एग्जैक्टली किस तरीके से रिदम है, क्या है, कैसे है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है जितना नितिन सिंघानिया में दे रखा है, उतनी ज्यादा डिटेल की नीड नहीं है। बट यस, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और तबला, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और साथ साथ में ही वाज अ 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर। सो और उनको अभी रिसेंटली मिला था ग्रैमी। तो ये ग्रैमी अवार्ड क्या है? सो दैट कैन ऑल्सो बिकम अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। सो बी केयरफुल कि इस तरीके से इस पर्टिकुलर न्यूज पे से यू कैन गेट 2 to 3 क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। वी फाइन विद दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में या नहीं? परफेक्ट है, चलें आगे। ओके, जैसे एक क्वेश्चन था 2021 में 150 वर्ड्स का, discuss the main administrative and socio-cultural problems in the integration of princely states। ठीक है, इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये हमारा कीवर्ड है। तो कल हमने जो पढ़ा था पूरा मैं समझा था किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा का पूरा एक के पूरा प्लान आउट करा कि किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स 560 कहां गए अभी आए 565 प्रिंसली स्टेट्स को आपस में इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो चीज थी, दैट इज समथिंग वी हैव टू फोकस अपॉन। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हम सारी लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशो कल्चरल। लेकिन यूपीएससी एग्जाम के आंसर राइटिंग का मेजर इशू क्या है कि वी शुड आंसर ओनली दैट पर्टिकुलर पोर्शन विच इज बीइंग आस्क्ड। ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि अच्छा प्रिंसली स्टेट दिखा, इंटीग्रेशन दिखा, सब कुछ लिख डाला। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन राइट योर आंसर। जैसे कॉलेज में आया हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर एक नोट लिखना है, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर नोट लिखना, तुम वो चीजें लिख दोगे जिसका कोई पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट इज, बट इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, और इस साल की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज 100 ईयर्स पूरे हुए हैं और काफी हद तक वो न्यूज में भी रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वी हैव टू ओनली राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, नथिंग मोर। तो इसलिए जस्ट बी केयरफुल कि किस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। सोशो कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो उनको दिखाना है। आई नो कि तुम लिख लोगे, बट तुम्हें दिखाना है कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम्स थी। परफेक्ट, ओके। इसके अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन communalism, religiousness, giving one example of how the former has got transformed into latter in independent India। 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर और ये बहुत सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, कैसे? इसके अंदर एक बात करी गई है रिलीजियसनेस की, एक वर्ड इसके अंदर दे रखा है रिलीजियसनेस। राइट, और एक वर्ड दे रखा है कम्युनलिज्म।
ये दो चीजें अलग अलग है। एक रिलीजियसनेस का मतलब क्या होता है? थिंक, सोचो, लिखते तो थोड़ा सा सोचा होगा कि क्या होता है रिलीजियसनेस। अच्छा, इसको एक थोड़ा और कर देते हैं बेटर। रिलीजियोसिटी, अब बताओ। नहीं, इजी है, बहुत सिंपल है। रिलीजियसनेस का बेसिक मतलब हो गया रिस्पेक्ट करना। करेक्ट, परफेक्ट, गुड। और एक तरीके से रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, या कैसे भी एक तरीके से थोड़ा रिलीजियोसिटी होता है, थोड़ी पूजा करना, ये सब करना, ये एक नॉर्मल चीज है, एवरीबडी डज इट। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट वहां पर आता है when we only start to respect our religion and start to disrespect the religion of the person who is different from us। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका आइडिया जो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, वो किस में इंक्रीज हो जाएगा? कम्युनलिज्म में। ठीक है, मैं अपना रिलीजन फॉलो कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, दैट्स फाइन। बट पॉइंट, एक पॉइंट पे ये होता है कि कहीं ना कहीं लोग क्या करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट टू शो दैट आवर रिलीजन इज बेटर देन योर रिलीजन। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर धीरे धीरे चीज आने लग जाती है। when they start to show that our religion is better than your religion, then that creates problems for the society। क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक सोशल फैब्रिक जो है, जो लोगों के बीच में एक तरीके से लोग रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, वो सही कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द पीपल। और हमें क्या दिखाना है कि इंडिपेंडेंस के बाद से ये वाला एस्पेक्ट इस चीज में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो पॉइंट इसका एग्जाम्पल भी दिखाना है, एग्जाम्पल भी बताना है हमें। सो बी बोल्ड एंड राइट एन एग्जाम्पल अबाउट दिस। राइट, पहले क्या होता था? पहले हमने कुछ भी पहना, कुछ भी करा, तो कोई प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे हमने कोई कलर पहना, ठीक है, मैंने कोई पर्टिकुलर कलर पहना, नोबडी हैड एनी प्रॉब्लम विद दिस। अब एक पर्टिकुलर कलर पहन के तुम अपने घर से जा रहे हो, एक शर्ट थी मेरे पास, ठीक है, ग्रीन कलर की, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली वेरी ग्रीन, बट हाँ एक थोड़ा डार्किश ग्रीन और ब्राउनिश उसके चेक्स थे। आई यूज्ड टू वेयर दैट, ठीक है। अब वो पहन के कहीं भी जाओ, तो अब लोगों का रिएक्शन जो होता है ना, हमारे जैन में या फिर बनियों में, वो थोड़ा रिएक्शन डिफरेंट टाइप का रहने लग जाता है। वो क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये शर्ट तो आपको नहीं पहननी चाहिए। मैंने कहा क्यों, आपने इसके पैसे दिए थे? अब तुम्हें क्या मतलब है? बट पॉइंट इज कि नहीं, वो क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है वो क्यों बोल रहे हैं, वो कलर। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि दैट इवन कलर, लैंग्वेज, ठीक है, इसमें एक लैंग्वेज का एग्जांपल भी आ सकता है। एक लैंग्वेज, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, पीपल बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, पीपल एक्चुअली वर बीइंग टॉट उर्दू इन स्कूल्स इंस्टेड ऑफ हिंदी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, द होल आइडिया ऑफ बीइंग रिलीजियस गॉट कन्वर्टेड इनटू कम्युनलिज्म, और जो उर्दू का आइडिया है दैट गॉट डेजिग्नेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, एंड हिंदी का आइडिया गॉट डेजिग्नेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो दोनों के बीच में टीच करना एक लैंग्वेज को, कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने लग गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं which you can give in your answer, and this word limit is only 150 words, so be careful कि ऐसा एग्जांपल चूज करो that should make an impact instantly on the examiner। एग्जाम्पल्स को चूज करना ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग। एग्जाम्पल्स तो सभी हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में तुम बता रहे हो, तो यू आर गोइंग टू टेल एवरीथिंग, ठीक है, जो जो तुमने पढ़ा है। बट पॉइंट इज ये सोचो कि ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, तो दैट देन सेलेक्ट दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम योर पोर्शन ऑफ स्टडी। ठीक है, अभी फाइन विद दिस, चले आगे। ओके, एंड और भी, हाँ, ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन फॉर डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। अब ये जो चीज है दैट इज रीजनलिज्म, इसके अंदर क्या एस्पेक्ट आ रहा है? रीजनलिज्म, नॉट रिलीजियसनेस। रीजनलिज्म क्या होता है? अलग स्टेट की। तो पॉइंट इज
कि पीपल से दैट रीजनलिज्म, कि हम अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, ये रह रहा है कहीं तमिलनाडु में, तो ही विल से कि नहीं, आई एम तमिल सो आई वांट अ सेपरेट स्टेट, और ऐसा हुआ भी था. The point is, people say that only only regionalism leads to the demand of separate state discussed critically. So what we need to understand is regionalism है, but regionalism के साथ और भी ज़्यादा factors हैं which leads to separation, which leads to demand for a separate state. Language is one of them, religion is one of them, cultural habits is one of them, right? तो बहुत सारे और भी सारे factors हैं जिसके ऊपर लोग डिमांड करते हैं फॉर अ सेपरेट स्टेट, राइट? जैसे तेलंगाना और आंध्रा, तो उसके अंदर उन्होंने सेपरेट स्टेट जो डिमांड करी है, उसके पीछे रीजन क्या था? लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, लिंग्विस्टिक के साथ साथ और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है देवांशु, लिंग्विस्टिक है लेकिन एक ना एक चीज प्रॉब्लम क्या है, तेलंगाना इज नॉट एज प्रॉस्पेरस एज आंध्रा, तो कहीं ना कहीं तेलंगाना के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट. जैसे उत्तराखंड जो पहले उत्तरांचल था, उससे पहले उत्तर प्रदेश था, तो उन्होंने हिल डिस्ट्रिक्ट्स को अलग कर दिया, तो हिल डिस्ट्रिक्ट्स की मैनेजमेंट बिल्कुल अलग रहेगी और प्लेन्स की बिल्कुल अलग रहेगी. द सेम डिमांड इज इन बंगाल बिकॉज पीपल वांट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दार्जिलिंग एंड अदर्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, उनको एक अलग जगह बनानी है ताकि, हाँ, हिमाचल ऑल्सो फ्रॉम पंजाब. The point is कि not only a separate region, but culture, language, identity, religion, all these contribute towards creation of a separate state. ठीक है, are we fine with this? Do we have any problem? और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट ऑफ आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस. अ पॉइंट इज कि क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कितने सक्सेसफुल थे या नहीं थे. अगर सक्सेसफुल होते तो पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं नक्सलिज्म वुड नॉट हैव रिजन, लेकिन सक्सेसफुल नहीं थे इतने ज्यादा, इससे लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई. लेकिन ये भी नहीं कह सकते दैट इट वाज अ टोटल फेलियर. ये भी प्लीज ध्यान में रखना दैट यू कैन नॉट टर्म दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एज अ टोटल फेलियर. क्यों? इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? दैट विल रिफ्लेक्ट बैडली. और आचार्य विनोबा भावे वाज बीइंग डेजिग्नेटेड बाय गांधी, तो गांधी और विनोबा भावे को तो हम बिल्कुल फ्रेम में रख के अच्छे से दिखाने वाले हैं. ठीक है, अभी फाइन विद दिस. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, समटाइम्स दे आर ऑफ वेरी जनरल नेचर. तुमने देखा कैसे रिलीजियसनेस कम्युनलिज्म में क्रिएट हो गई है, कैसे रिलीजियोसिटी और ये सब चीजें. तो जस्ट बी केयरफुल कि क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं. थैंक यू. राइट, ओके, स्टार्ट करें फिर आज का दोबारा फर्स्ट टॉपिक. ओके, so please give the heading. Please give the heading. Indian national movement. Indian national movement during the Second World War. Definitely it will depend. कि point is कि तुम्हारे characteristic features किस तरीके से है. अब एक चीज नोटिस कर, don't ताशी, I am just giving an example. इसमें वो कोई वो नहीं है. A point is देवांशु, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसमें people look different from the people who live in the what do you say in the north part of India. तो उसमें कितना ज़्यादा डिस्टिंक्शन होता है, तो किस तरीके से लोग उनकी बात करते हैं. ये तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट हो गया. साउथ और नॉर्थ में सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो तू बता रहा है किस चीज पे है? रेस पे, खासकर किस चीज पे? कलर पे. मतलब कलर को लेके तो नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से लोगों के अंदर वो है कि पॉइंट है, कलर गोरा होने से क्या तो हो जाएगा. ये है एक चीज. सबसे रेसिज्म का एक और आइडिया मैं तो समझाता हूं. तूने कभी मैट्रिमोनियल, तूने स्कूल में करवाते थे ना वो सेक्शन बी में इंग्लिश में, राइटिंग अ मैट्रिमोनियल एड और ये सब होता था सेक्शन बी में, राइटिंग एन एडवर्टाइजमेंट. उसके अंदर एक बहुत सिंपल सी चीज होती थी, पढ़ने बोलती थी टीचर, संडे को मैट्रिमोनियल एड्स आते, तो उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा होता है, वांटेड अ फेयर स्लिम क्वालिफाइड. कितनी लड़कियां चाहिए भाई? अब लड़का कैसा दिख रहा है, लड़का कैसा भी दिख रहा है, बट पॉइंट इज चाहिए क्या? क्वालिफाइड, पैकेज, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन. मतलब ऐसा लग रहा है भाई इसके लिए तो एआई से जनरेट करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं मिलने वाले. हाँ, सब कुछ चाहिए सर को. तो उस तरीके से समझ. दिस इज एन एग्जाम्पल, जैसे तू बता रहा है, ये डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है. इसमें तो रीजनलिज्म भी नहीं आया, इसमें क्या आया? जैसे बेसिस ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स. आर वी फाइन विद दिस? क्लियर है? चलें आगे. Okay, please give the first heading. Please give the first heading. India.
Indian national movement, Indian national movement during the Second World War. Indian national movement during the Second World War. हाँ हाँ पहले लिखवा दीजिए ऑलरेडी, ठीक है फाइन। मैं तो जो नए आए उनके लिए ब्रैकेट 1939 till 1945। मतलब जो कम्युनलिज्म का जो सारा बेस है, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान मूवमेंट का जो बेस है, दैट विल स्टार्ट टू गेट क्रिएटेड फ्रॉम 1940s ऑनवर्ड्स। मतलब 1940s में डिमांड स्टार्ट हो गई थी अबाउट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। लेकिन उस टाइम पे जो जिन्ना है ना, उसने एग्जैक्टली ये नहीं सोचा था कि उसको सेपरेट पाकिस्तान मिल जाएगा। मतलब इट वाज नॉट अंटिल 16 अगस्त 1946 कि दैट जिन्ना वांटेड अ कंप्लीटली सेपरेट पाकिस्तान। व्हाट ही वांटेड वाज he wanted the control over Muslim majority areas in India। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था उसको। He never wanted until 46 a separate state, but after 16th August 1946 एक चीज आई which was known as डायरेक्ट एक्शन डे। और डायरेक्ट एक्शन में डे के उसने क्या बोला जिन्ना ने, लेके रहेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान। जैसे भी उसने लाइंस जो बोली ना लोगों को, लोग ज्यादा इंस्पायर हो गए उससे। बट द पॉइंट इज जिन्ना एंड एवरीवन एल्स दे वर नॉट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, कोई भी हो, पॉलिटिशियन विल नेवर वर्क फॉर द बेनिफिट। अभी भी तुमने दिल्ली में देखे होंगे पोस्टर्स लग गए हैं, क्या यमुना का ये हाल रहेगा, क्या ये ऐसा गंदगी मचेगी, ये होगा वो होगा। और हमारे जो सर हैं प्रेजेंट वाले जो कि अभी हैं, उन्होंने अच्छा से काम कर दिया। उन्होंने बोला हर महीने लेडीज को 2100 रुपीज मिलेंगे। अब कोई पोल्यूशन नहीं रहेगा 2100 रुपीज के बाद कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा, कोई गंदगी नहीं रहेगी। भाई कितना लेवल पे उसने खेला है कि पॉइंट इज कि टैक्स हम पे कर रहे हैं, टैक्स वी ऑल आर पेइंग, और 2100 वो दे देगा लोगों को। ये है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट इज। अब एक चीज नोटिस करो, एक सिंपल सी एक चीज है, Jinnah, after taking Pakistan, do you think the people of Pakistan are really actually happy? ठीक है, उसको पाकिस्तान सेपरेट मिला तो उसने पाकिस्तान का पेरिस बना दिया। अब कंपैरिजन तो बहुत ही अलग हो गया, लेकिन फिर भी क्या बना दिया उसने पेरिस। पाकिस्तान, द पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान आर एक्चुअली लिविंग इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन। मतलब इनफैक्ट जो गाड़ियां हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है, गाड़ियां जो हैं वो यहां से और मतलब कहीं से भी इंपोर्ट होती हैं। सो पीपल हैव टू पे, एक नॉर्मल सी गाड़ी के ऊपर भी बहुत ज्यादा दे हैव टू पे इंपोर्ट ड्यूटीज। जैसे नेपाल, नेपाल के अंदर अपने यहाँ कितने की आती है इनोवा दीक्षांत? हाँ 28-30 लाख के। नेपाल में वही इनोवा अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 लाख की आती है नेपालीज रुपीज, या फिर वो कभी कभी जैसे 1-1 करोड़ रुपए की पहुंच जाती है। सो ये एक सिंपल सी चीज है, दिस इज हाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर एक्चुअली सफरिंग। ठीक है, ये एक सिंगल एग्जांपल है। हाँ पाकिस्तान में ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, हाँ 20 लाख की ऑल्टो, सही भाई। अब समझो, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, you demanded a separate country, ठीक है, but the point is you were not able, you and your leaders were not able to do anything for the people of that country। मतलब एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है ही नहीं। तो पॉइंट इज व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टेकिंग अ सेपरेट कंट्री? तो यहां पर सिर्फ फायदा किसका हुआ? फायदा हैपेंड ओनली ऑफ द पॉलिटिकल realm, not of the common people। और एक चीज नोटिस करो, common people of the society had to suffer, they had to suffer the biggest genocide in the history of the subcontinent, खासकर, that is the partition। the people of both the sides were killing each other indiscriminately। मतलब इनफैक्ट जो कल तक पड़ोसी थे वो अब एक दुश्मन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देयर वाज दिस विलेज नियर रावलपिंडी, तो वहां पर क्या था, लोगों ने अपने वहां पे जो विमेन थी उनको खुद बोला कि तुम कुएं में कूद जाओ, या फिर जहर तो दे ही देते थे, और जहर का पाउच रखते थे कि ओके यू टेक इट, तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ होने वाला है, जस्ट टेक दिस। और सोचो कि उनको खुद को कुएं में कूदवा दिया ताकि नोबडी इज एबल टू कैप्चर यू। तो ये एक सिंपल से एक आइडिया है कि किस तरीके से मतलब अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए ब्रिटिशर्स ने और इन सब ने
मिलके एक तरीके से कॉमन पीपल को बुरा हाल करा था. Are we able to understand this? And Britishers always played a policy of divide and rule. वो Britishers ही play नहीं करते थे. People after independence until today, people are still playing that particular card of divide and rule. जब तक divide and rule नहीं करोगे, how exactly the politics is going to go out? वो तो clearly अब तो openly होने लग गया ये चीज. ऐसा भी नहीं कि covertly हो रहा है, but it's an open preposition now, right? Divide and rule. Are we fine with this? No, not exactly fine with this, but हाँ यही चीज है. Okay, fine. First point is the phase from 1939, the phase from 1939 to 1945, the phase from 1939 to 1945 was crucial in world and Indian national movement, was crucial in world and Indian national movement. Indian national movement. Full stop. Next point is, अच्छा you already know कि Second World War में क्या क्या grouping थी या नहीं? तुमने तो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा है ना? ग्रुपिंग्स मतलब एलाइज और एक्सेस ग्रुप. हाँ, वर्ड ग्रुप. Okay, fine. Alliances. Maybe my word was not exactly very apt for this. Alliances everybody knows. Yeah. Idea है? जैसे एक simple alliance I'll tell you. बताओ, तुम लोग बताओ, मैं क्यों बताऊंगा हर चीज. बोलो. देवांशु बताना है? ओके फाइन, अब देवांशु की बारी. देवांशु बताएगा. अच्छा कोई नहीं, तो बोलना, क्या फर्क पड़ता है. Just be confident. Fine. Perfect. Okay. UK था, USSR later on. USSR was like the Japan of the First World War. USSR राष्ट्र. ठीक है. The basic point is this was a fight. अब देखो क्या क्या था. Germany plus Italy plus Japan. ठीक है. And Germany and Italy were the epitome of Nazism and fascism. जिसके अंदर point is war was a sport. उनके लिए point is कि ये था कि कहीं ना कहीं war को आप question ही नहीं कर सकते, because according to them, if the leader is fighting the war, it is for the national interest. और leader वहां का क्या था, मतलब Hitler actually convinced the people of Germany that the Jews were responsible for your defeat in the First World War. And because of that convincing power he had, he actually led to the killing of more than 6 lakh Jews. So that is why there was a meme. What will be the welcome drink of Hitler? Juice? Yeah. So can you not understand कि छोटा सा इंसान, sorry I am not doing any body shaming, but किस तरीके से लोगों को इंस्पायर कर गया through his speeches. मतलब when he used to speak, people used to kill each other. इतना मतलब क्योंकि वो बीच में ना pauses लेता था. Pauses लेने के बाद क्या होता है ना, लोगों में एक्साइटमेंट जो होती थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी. एंड द वे ही यूज्ड टू स्पीक, लोगों के अंदर एक तरीके से क्या होता था, एक अचानक से रश होता था, इमोशनल रश होता था लोगों के अंदर. So that was the power of Hitler. लेकिन point is, World War II was a fight of Nazism, fascism, colonialism, imperialism, right, and militarism, because military power were rising in Japan. Okay. So point is, everyone was fighting. Nobody was concerned for the people. Everybody was just fight. एक बात करने वाली बात थी that we are fighting against Nazism and fascism. But automatically we already know that most of the people were just fighting for the, what do you say, for increase of their colonies or the power. Simple सी बात है. Woodrow Wilson, First World War, 14 points he gave, जिसके लिए उसको बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था. उसमें उसने बोला कि हमें आगे लड़ाई नहीं करनी चाहिए. लेकिन एक चीज नोटिस करो, अगर इन लोगों को आगे लड़ाई नहीं करनी होती, सो द डिमांड्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई would not have been made. It was actually the Treaty of Versailles which led to the Second World War. So Second World War was not actually for settling the peace. Second World War was again for your own greedy motives.
तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया मतलब उस टाइम पे इंडिया में दो पॉलिटिकल मेजर पार्टीज हैं, एक कांग्रेस है एंड सेकंड इज योर मुस्लिम लीग। तो उन दोनों पार्टीज में से क्या हुआ, कांग्रेस सेड वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एंडेवर ऑफ ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं हमें इंडिया का सपोर्ट तो चाहिए, बिकॉज इंडिया वाज अ वेरी बिग कॉलोनी, और कहीं ना कहीं हद तक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया हैड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से जापान भी आने की कोशिश कर रहा था। इफ इंडिया वुड हैव साइडेड विद जापान इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन नीडेड द सपोर्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस ने मना कर दिया। सो व्हाट दे डिड वाज दे वेंट टू मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग को क्योंकि अपने खुद के बेनिफिट्स देखने थे, व्हाट दे डिड वाज दे सपोर्टेड द ब्रिटिश। अब सपोर्ट तो कर दिया ब्रिटिश को, पॉइंट इस बाद में पाकिस्तान भी मिल गया, बट डिड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प टू पाकिस्तान? Was it beneficial to Pakistan or Jinnah or any other person? No, it was not. Britishers were just playing out their game against both the factions in the society. उन्होंने क्या बोला, कांग्रेस सपोर्ट नहीं करी, लेट्स गो टू दिस मुस्लिम लीग. So that is how exactly we need to understand the seeds of partition are being sowed from here itself. The seeds of communalism are being sowed from here itself. ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो क्या हुआ, there were communal clashes all around. In 1920s में what used to happen was there was Hindu-Muslim unity whenever the national movement used to happen. 1942 में we are going to see Quit India movement, और Quit India movement में क्या होगा, there will be not so much of Hindu-Muslim unity as was seen during the earlier times. Why? Because now there is a difference between the two communities. In fact, बाद में चल के क्या होगा, 1945-46 के अंदर there will be a very very bad communal clash in what, Noakhali, Bengal, और वहां पर जाके गांधी रोकने की कोशिश करेंगे उसको, but that will not be successful because people have already now decided कि okay fine, this is India and this is पाकिस्तान. लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि इंडिया में क्या है और पाकिस्तान में क्या है यार, इसलिए भी जो क्लैशेस हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो गए. अब लोगों को ये लगा कि जो पाकिस्तान है उसमें सारे मुस्लिम्स रहेंगे, जो इंडिया उसमें सिर्फ हिंदूज रहेंगे, ये चीज लोगों को लगी. मतलब किसी को ये नहीं पता था कि दोनों, खासकर इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजन आराम से रह सकता है. अगर उनको ये 2 दिन तक नहीं पता था, सोचो 2 दिन इज अ वेरी बिग टाइम इन सच अ टाइम्स. 2 दिन तक नहीं पता था, पीपल वर जस्ट फाइटिंग अमंग्स्ट ईच अदर कि हाँ ये तुम यहां पर नहीं रह सकते, तुम यहां नहीं रह सकते. इट वॉज ओनली आफ्टर 2 days दैट द प्रॉपर प्लान वॉज अनाउंस्ड ऑफ द पार्टीशन, और क्लैशेस उससे पहले ही बहुत पहले स्टार्ट हो चुके थे. अभी फाइन, वी आर नॉट फाइन, बट समझ आया कि किस तरीके से द ब्रिटिशर्स आर प्लेइंग आउट देयर गेम इन इंडिया. फाइन, चले आगे. ओके, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द alliances in the Second World War. Perfect. Next point is United Kingdom needed the resources from India. United Kingdom needed the resources from India to win the war. Resources from India to win the war. Full stop. Same point. It declared by itself that India was also at war with Germany. India was also at war with Germany. एक बहुत सिंपल सी चीज है. इंडियन लीडर्स नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बट पॉइंट इज ब्रिटिशर्स सेड बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, सो ऑटोमेटिकली यू आर एट वॉर विद जर्मनी. लेकिन हमेशा से एक चीज नोटिस करो, आफ्टर द वॉर एंड आफ्टर व्हाट यू से इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड नाम. ठीक है, उससे क्या होता है, मे बी द नाम माइट नॉट बी वेरी सक्सेसफुल, लेकिन नाम जो है that was a very important tool at the time of independence because we were a still young nation. तुमने देखा पाकिस्तान एक एग्जांपल है, पाकिस्तान went with US during the Cold War, and what happened to Pakistan is Pakistan became over reliant on US. It became actually a puppet of US. And what happened with India? India started to be on the path of progress because it never took the help from, like, it was never adamant of taking help from only USSR or US.
जिससे फायदा देखा, इट टुक हेल्प फ्रॉम दैट, मेनली फ्रॉम यूएसएसआर इनडायरेक्टली, बट यस इट वाज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयरिंग कि हाँ हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है. जैसे इंडिया है, इंडिया रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही डिक्लेयर करा है दैट इट इज इन द सपोर्ट ऑफ सीज फायर इन गाजा, बट उससे पहले इंडिया नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड इट्स सपोर्ट फॉर द वॉर इन गाजा. ऐसा ओपनली नहीं बोला कि इजराइल गलत कर रहा है, सही कर रहा है. इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इजराइल हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट एलाई, सो वी शुड नॉट डू एनीथिंग विच शुड इर्क इजराइल. हाँ 2-3 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर करा, बट गाजा शुड बी डन, क्योंकि गाजा में कुछ बचा ही नहीं है. गाजा इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नाउ ऑलमोस्ट. न्यूज भी नहीं आ रही है ना गाजा की. इट हैपेंड ऑन द 7th of October and now it's almost like 1 year, more than 1 year, and we don't have any news about Gaza now. अब तो सीरिया आ गया. अब तक तो कोई नहीं दिख रहा मुझे उसका स्टैंड. यूएन का क्या स्टैंड है तो लेबन ये वॉर में, मतलब इजराइल गाजा वॉर में क्या स्टैंड था यूएन का? कोई स्टैंड नहीं था. पॉइंट इज कि उसके अंदर जो उनका मिलिटेंट आउटफिट है हमास, उसकी एक्टिविटीज के लिए द कॉमन सिविलियंस वर गेटिंग पेड, सॉरी दे वर पेइंग फॉर दैट. तो अब पॉइंट इज उसमें यूएन का कोई स्टैंड नहीं है. अगर थोड़ी बहुत दवाइयां कपड़े भेज भी दिए उससे क्या? हाँ. और एक चीज नोटिस करो ना, राफा बॉर्डर से इजिप्ट वाले जब यूएन को वहां तक सामान भी भिजवाना है तो उसके लिए भी कितनी प्रॉब्लम है, बिकॉज इजिप्ट इज नॉट लेटिंग दैट गो. पूरा सील कर दिया राफा बॉर्डर, because it will not let the Gazan people to move towards, what do you say, Egypt. तो UN is like चीज थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस को हटा के बनाया गया यूएन, ठीक है, बट लीग ऑफ नेशंस क्यों हटाया गया? बिकॉज इट वाज अ फेलियर. नोबडी एवर वांटेड टू पे हीड टू व्हाट वाज LON वाज सेइंग. यहां पर यूएन के साथ भी क्या हो रहा है? यूएन इज मेनली फंडेड बाय यूके, यूएस, ठीक है. अब पॉइंट इज कि यूएन वही करेगा व्हाट यूएस वांट्स इट टू डू. तो अब यूएन भी इज आल्सो बिकमिंग अ व्हाट यू से टूथलेस टाइगर. इट हैज नथिंग टू से अबाउट एनीथिंग. कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है, कोई सैंक्शन मारा, कोई मान नहीं रहा बात. जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है. क्या सैंक्शंस लगे? कोई सैंक्शंस लग रहे हैं किसी पे? कुछ भी नहीं हो रहा. यस यूके, एक चीज समझ अंश, इजराइल वाज एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ यूएस. या वो दोनों तो भाई हैं. प्रॉमिस ज्यूस को इसलिए करा था ना, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इन द एरिया डोमिनेटेड बाय द अरब्स. हाँ, अरब्स को कंट्रोल में रखने के लिए यूएस वांटेड टू क्रिएट एन ऑनक्लेव जहां पर वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से रख सकें. नहीं तो उनका मिलिट्री हार्डवेयर इतना स्ट्रांग कैसे होता? राइट, अभी फाइन विद दिस. चलो फाइन. वर्ड क्या पॉइंट था खुशी? थैंक यू. नेक्स्ट पॉइंट इज Congress did not support this cooperation in the war. Congress did not support this cooperation in this war until a commitment was made for complete independence, after the war. और तुम्हें लगता है ब्रिटिशर्स ये कमिटमेंट देंगे? तुमने नोटिस करी एक चीज कि लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस इसलिए मिला क्योंकि इंडिया में कुछ बचा नहीं था लूटने के लिए. एंड दिस इज समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट 1940, और इंडिपेंडेंस से 7 साल बाद मिल गया. फिर 7 साल में बिल्कुल रिसोर्सेज खत्म हो गए थे क्या हमारे? क्या चलो जी अब चलते हैं, अब बहुत हो गया दोस्तों, 200 साल हो गया, बोर हो गए हम भी, क्योंकि नई जगह ढूंढेंगे. ऐसा तो नहीं है ना. पॉइंट इज people will give you opinion anything they think is correct. अब यहां पर एक क्लियरली एक चीज मेंशन्ड है हर एक बुक के अंदर, that the Britishers wanted the support of India because India still had vast number of resources. ठीक है,
In fact, World War I, if you study about India's contribution in Britishers' campaign, you will see कि Britishers का 30% जो campaign resources थे, they came from India. Soldiers, medicines, transportation, iron and steel, and uniforms even. Everything came from India. ठीक है? एक चीज नोटिस करो ना कि POWs पता है? Prisoners of war. Subhash Chandra Bose, when he wanted to form his Indian National Army, so he got a batch of 40,000 Indian soldiers as POWs from Japan. So that means large number of Indian soldiers were fighting on the behalf of British during the Second World War and the First World War. So India के support के बिना the Britishers as a small island would not have even dreamt of entering into the war. That is why it wanted the support of India to fight this war against Germany. बचपन में जब बचपन में क्या होता था, पढ़ाया जाता ना वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो ऐसा लगता था कि हाँ जर्मनी पूरा गलत है. अब समझ में आता है कि कोई गलत नहीं था, कोई सही नहीं था. एवरीबडी वाज जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ग्रीड. तो यहां पर भी वो दिखाई देता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग promised its support to the British, in return for increased protection for the Muslim. First of all, तो यहां पर गेम क्लियरली समझ में आ रहा है दैट द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म आर बीइंग सोन फ्रॉम हियर. सो प्लीज राइट इन ब्रैकेट द सीड्स ऑफ religious conflicts were being sown from this time onwards. यहां पर ब्रिटिशर्स का डुअल फायदा हो रहा है. एक तो दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड सेकेंडली दे आर एबल टू क्रिएट टेंशंस इन इंडिया. क्या बताओ पॉइंट रह गया? ओके. सो हम देख रहे हो किस लेवल पे ब्रिटिशर्स आर ऑपरेटिंग, एंड ब्रिटिशर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल. बिल्कुल होगा. लेकिन पॉइंट इज, एक चीज होती है ना कि बंगाल पार्टीशन हैपेंड इन 1905, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपको कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना पड़ता है, बार बार ना उसको आग देनी पड़ती है. जैसे एक बहुत हमारे प्रोफेसर है, हमें बड़ा अच्छा एग्जांपल देते थे. वो कौन होता है, भुट्टा कहते हैं जैसे हम हिंदी में उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो कहते हैं द कम्युनल टेंशंस इन इंडिया वर लाइक दैट ओनली. वो ये बड़ा इंटरेस्टिंगली ये समझाते थे कि भुट्टे को आप उसके ऊपर छोड़ भी दोगे ना कोयले के ऊपर, तो पॉइंट इज कि वो जल जाएगा बट वो उतना टेस्ट नहीं देगा. तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको बार बार ऐसा पंखा करना पड़ता है, हवा करनी पड़ती है. उससे क्या होता है, वो और बेटर जलता है. तो यही चीज यहां पर थी. सीड्स वर ऑलरेडी सोड, बट एक होता है ना कि उसमें आग में पेट्रोल का काम करने वाला आग थी, अभी इतनी तेज नहीं थी. उस आग को तेज करने का काम कब करा गया, दैट इज फ्रॉम 1940s ऑनवर्ड्स. ठीक है. और ये आग जब तो लग पाई ना क्योंकि 1905 में ऑलरेडी आग लग चुकी थी एक बार. तो उसके बेसिस पे अगर नहीं होती तो पूरा ग्राउंड वर्क सेटअप करना पड़ता. उन्हें पता है कि, लेकिन एक चीज और है ना, 1920s में हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर फाइटिंग अगेन टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो वहां पर भी पॉइंट थोड़ा स्लो पड़ा. ब्रिटिशर्स ने ट्राई करा, तो दे गॉट दिस आइडिया कि यहां पर वी कैन डू दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन इंडिया. तो उन्होंने पूरा का पूरा यहां पर काम कर दिया. फाइन, good, no, not good, but yeah, you understood everything about this. Okay, next point is एक इंटरेस्टिंग चीज जो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ना, वो तुम समझोगे कि जिन्ना अभी कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे अभी. नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1939 December, Jinnah called for
Jinnah called for the celebration of day of deliverance, called for the celebration of day of deliverance as the rule of Congress, as the rule of Congress in the provinces of India, as the rule of Congress in the provinces of India was no longer there, longer there. Full stop. There. Provincial वो होती थी ministries. So because Britishers forced India to participate in the Second World War, so what happened is there were Congress ministries in the provinces, तो उन्होंने resign कर दिया in protest of this. So Jinnah became very very elated, very very happy कि कांग्रेस के रूल से हमें बेनिफिट हो गया, खत्म हो गई वो. लेकिन सेम लाइन में तुम एक चीज नोटिस करोगे, इट डिड नॉट, सेम पॉइंट, इट डिड नॉट garner it did not garner much support, it did not garner much support from the Muslims of the subcontinent, from the Muslims of the subcontinent. तो अब तक एक चीज अंश मैं वही समझा रहा हूं तुझे कि अब तक जो जिन्ना है, जिन्ना is still trying to become a leader of the Muslims because even the Muslims do not consider him as their leader. वो क्या मतलब कि वो बनने की, he is a self-styled person कि हाँ मैं हूं तुम्हारा मसीहा, हमने मांगा, हाँ जी वही, बिल्कुल वही. सिंपल सी एक चीज है, why if we are living peacefully why will we want a conflict in our lives? हम चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम बोलेंगे नहीं नहीं हमें अब मजा नहीं आ रहा लाइफ में, मसाला चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा चाहते हैं हम चिल रह के आराम से रहना चाहते हैं ना. बट जिन्ना कोई बात पसंद नहीं थी. What Jinnah wanted was, Jinnah wanted to create a support for himself in the Muslims. But Muslims, what you see, even till 1940s, they were not very much keen to give him the support. ठीक है, तो इसका मतलब सोसाइटी के अंदर अभी तक प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा नहीं थे जितना अब से स्टार्ट हो जाएंगे. आप एक चीज है, अब एक झूठ को बार बार बोलोगे तो पॉइंट क्या होगा कि पॉइंट कि एक पर्टिकुलर रिलीजन खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में है, तो लोगों को क्या लगने लग जाएगा, नहीं नहीं कुछ तो सच होगा, कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो सच होगा. समझ आई बात? तो इसी उसका क्या बेनिफिट होगा कि आपको वो बेवकूफ बना के दे विल कीप यू इन योर ग्रिप्स. ठीक है, वो अपने ग्रिप्स, तुम फिर फाइट करने लगे आज, अगर वो एक दूसरे को अपने ग्रिप में बना के वो क्या करेंगे, दे विल यूज यू फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. बहुत सिंपल एक चीज है, बेनिफिट के लिए यूज करने का तरीका क्या है, लोगों को लड़वा दो इन द नेम ऑफ रिलीजन. एंड दैट इज व्हाई कार्ल मार्क्स ऑलवेज सेज रिलीजन इज द ओपियम. और एक मिनट भी बहुत दूर है. 10 to 15 seconds are enough to create a religious conflict in any situation. मतलब एक बस ड्राइवर एक स्कूटर की लड़ाई की झगड़ा भी होगा ना, उसके अंदर बस ड्राइवर का पूछेगा अच्छा तू ये है, एंड द सिचुएशन गेट्स इन्फ्लेम्ड. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पार्टीशन तक सिचुएशन कहां क्यों पहुंची, वो यहां से पहुंचना स्टार्ट हुई है. नेक्स्ट पॉइंट इज what this ideology did was to create, what this ideology did was to create conflicts, which will later on result in communal riots, and partition. Communal riots and partition. Partition was something which was like a brew. Coffee, chai. Let's keep it to chai. चाय बनने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट नहीं, टाइम लगता है ना.
यू हैव टू फर्स्ट बॉइल वाटर एंड पुट इन द लीव्स, ठीक है, उसके बाद उसमें इलायची, जो भी मसाला, अदरक, गरम मसाला, दसवां डालते हैं, जो भी डालते हो, सबको डाल के चाय बना। कितना टाइम लगा? सो पॉइंट बहुत सिंपल सा है। एक वर्ड यूपीएससी का बड़ा फेवरेट है, दैट पार्टीशन वाज समथिंग व्हिच वाज ऑलरेडी ब्रूइंग फ्रॉम 1940s. Then you should understand that what does the word brew means. It means that it was already in the background, but 1947 के अंदर आते आते it came to the forefront. कोई भी चीज को करने में ना, लड़ाई करवाने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे 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 करके। अब तुम ऐसा घर में वो मत करने लग जाना कि आज तो मैं बिल्कुल वो कर, बट जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि पार्टीशन तक पहुंचने का जो सफर था ना, मे बी वो 1905 से भी पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो उसको धीरे धीरे कल्मिनेशन पे लाया, दैट वाज अ डिकेड ऑफ 1940s। बिल्कुल 57 में भी दिखाते जरूर है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। यस, उसके बाद दे स्टार्टेड टू फेवर मुस्लिम्स, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस ऑलरेडी। बिगेस्ट एग्जांपल इज दिस, सर सैयद अहमद खान, may not he wanted to establish a separate Muslim community, but separate college बनाने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आए। सो दैट इज समथिंग कि पहले से था, बट लेकिन 40s में आते आते उसको और ज्यादा क्या होता है, बॉइल पे ले आए वो लोग। ठीक है ना? तो जब से नोटबुक के साथ गिराया जा रहा है, उसने कल गलती करी थी, आज थोड़ी ना करिए, 575 बोला था कल, अब तो ठीक है वो आज। चलो प्लीज द नेक्स्ट सब हेडिंग, प्लीज गिव द नेक्स्ट सब हेडिंग। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन स्लैश लाहौर रेजोल्यूशन स्लैश लाहौर रेजोल्यूशन, कॉमा 23rd March 1940, 23rd March 1940। राइट? तुम्हें पता पाकिस्तान में क्या क्या इंक्लूडेड था? पाकिस्तान की एक फुल फॉर्म भी है एक तरीके से। हाँ, लाहौर लेटर ऑन, लाहौर भी लेटर ऑन, और भी दो तीन प्रोविंसेस हैं व्हिच केम वेंट लेटर ऑन, लेकिन पाकिस्तान की फुल फॉर्म पता है? पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, दैट इज काइंड ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, उसके साथ कश्मीर, बलूचिस्तान, all these together form this particular part of Pakistan. Point is they wanted whole of Punjab, whole of Afghanistan, ठीक है, kind of Afghanistan also, they wanted Kashmir, wanted entire Punjab, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया उन्हें चाहिए था। यहां से संभल तो उनसे जो है वो भी नहीं संभल रहा, संभला भी नहीं और वो संभल भी नहीं रहा। दे गॉट ईस्ट पाकिस्तान, वो तो देखो वो संभलना भी नहीं था, दैट वाज समथिंग कि हाँ जिन्ना को वो था ना, जैसे अभी तुम थोड़ी देर पहले कोई मुहावरा मुझे बता रहे थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मुंह को आया पर हाथ ना लगाया, तो वही ईस्ट पाकिस्तान का हाल था, जिन्ना के साथ आया बट बेचारा ही वाज नॉट एबल टू काइंड ऑफ एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ पार्टीशन एट ऑल। एक तो 1 साल बाद खुद ही मर गया, उसके बाद क्या चीज? हाँ, पॉइंट है कि सिंपल सा ये है कि अब जिन्ना की डेथ हो गई, खत्म जिन्ना, ठीक है। अब पॉइंट यहां पर ये रह गया कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कनेक्टेड। तो जिन्ना बेचारा रोते रोते ही मर गया कि क्या मुझे मिल गया, एंड ही वाज एक्चुअली वेरी सैड व्हेन ही गॉट दिस, बिकॉज उसका आइडिया बहुत डिफरेंट था कि मुझे ये मिलना चाहिए, उसको मिला कुछ 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 कम। This was this particular people who were studying at Cambridge, और उसके अंदर there was this particular what do you say poet also, जिन्होंने ये वर्ड निकाला था, रहमत अली, चौधरी रहमत अली, if I correctly remember that, because ये जो वर्ड था पाकिस्तान, तो it was actually being first of all coined by चौधरी रहमत अली when he was studying in UK, तो उस टाइम पे आया था ये वर्ड, चौधरी रहमत अली है। जिन्ना तो मतलब
And Jinnah was actually, as Sarojini Naidu said, Jinnah was the epitome of Hindu-Muslim unity. She said, Jinnah is someone who advocates the whole idea of Hindu and Muslim unity in the beginning. ठीक है, तो ये सोचो कि वो आदमी किस तरीके से बदल गया पूरा का पूरा, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर जो सरोजिनी नायडू उसको कहती हैं, उससे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा अलग ही हो गया. He became the ambassador of Hindu Muslim disunity, as opposed to what Sarojini Naidu said. हाँ, तो ये एक चीज है उसका. हाँ, मुझे पता है. चले आगे. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस हेडिंग इज as a part of divide and rule policy. पॉइंट है as a part of divide and rule policy. इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट है हेडिंग है part of divide and rule policy. The British government had cemented the thought. British government had cemented the thought in the minds of Muslims, cemented the thoughts in the minds of Muslims that their interest could only be protected, by the Muslims. Only be protected by the Muslims. कितना खतरनाक ये एक आइडिया है which was being given by the Britishers. और ये आइडिया एक दिन में डेवलप नहीं होगा, इसको आपको बार बार समझाना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है उसे आपकी कम्युनिटी वाले लोग ही समझ सकते हैं. और ये धीरे धीरे आइडिया और आगे बढ़ता जा रहा है. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वाज ओनली हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश. इट्स स्टिल हैपनिंग राइट नाउ आल्सो. इट्स स्टिल हैपनिंग. चाहे कोई भी करे, चाहे हम लोकल लेवल पे भी देखें ना, तो हमारे फैमिलीज के अंदर भी यही है. नहीं, अपने इंटरेस्ट सिर्फ अपनी कम्युनिटी वाले समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता. यही बात होती है. फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यही बात करते हैं दैट ओनली द पीपल फ्रॉम द बनिया कम्युनिटी कैन अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, नो वन एल्स. उस तरीके से. तो दिस इज द पार्ट ऑफ इट. और ये बार बार बात बोली जाती है तो उसको आपको लगने लग जाता है कि हाँ, बात तो सही है. समझ आई बात? सो इट्स ऑल द पॉलिटिकल गेम व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ. एंड देन okay, for second point is इसी के अंदर this was officially reflected since 1909. This was officially reflected since 1909, and by 1940s, the demand for separate space was gaining more and more ground. Demand for separate space was gaining more and more ground. Full stop. एक चीज बताओ मुझे, अच्छा तुम लोग अगर तुम सिर्फ सेपरेट रहोगे, जैसे अपने जैसे लोगों से मिलोगे, तो कैसा लगे? मतलब कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो पाएगा? डेवलपमेंट कैसे होगा? और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हमें एक और चीज लगती है कि जो छोटे होते हैं हमसे, हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते. छोटे मतलब कि एज में, कि हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते, बट वी लर्न एक्चुअली फ्रॉम देम. क्योंकि बड़े जो लोग हैं ना, अब वो सीखना छोड़ चुके हैं. उन्होंने सीखना छोड़ दिया है. पॉइंट इज कि मुझे क्यों मजा आता है, क्योंकि पॉइंट इज आई लर्न थिंग्स फ्रॉम यू. ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं ना, वो क्या होता है, वो सीख चुके हैं चीज. वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारा कंफर्ट जोन है वही हमारा कंफर्ट जोन है. तो वही एक चीज है. बहुत सिंपल सी एक आइडिया ये है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो आइडियाज हैं कि सेपरेट पाकिस्तान हमें चाहिए, उसके आइडियाज दिमाग में डालना स्टार्ट करा. किसी को चाहिए नहीं था. किसको चाहिए था? ना इसको चाहिए, ना मुझको चाहिए, ना इसको चाहिए. नोबडी वांट्स इट. बट पॉइंट है, तो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज डालेंगे और तुम्हें समझाएंगे कि जब तुम साथ रहोगे, पॉइंट इज देन ओनली यू विल बी प्रोटेक्टेड. डू नॉट कनेक्ट द डॉट्स. कि जब तक साथ में रहोगे, जब तक बचे रहोगे, अलग रहोगे तो तुम मार दिए जाओगे. दैट वाज द आइडिया व्हिच वाज गेनिंग ग्राउंड देन एंड नाउ. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है.
इफ वी लिव टुगेदर, द पॉइंट इज हमारी डेवलपमेंट और हमारी चीजें ज्यादा बेटर होंगी. अगर हम सेपरेट रहेंगे, पॉइंट इज जरूरी नहीं कि हमारे पास ही सारे स्किल्स हो. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्किल सेट. अगर हम उसको सेपरेट कर देंगे, पॉइंट इज कि वो स्किल्स तो वहां चले गए, इसको डेवलप करने में कितना टाइम लग जाएगा, एंड देन हम उतना ज्यादा बैकवर्ड हो जाएंगे. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिमाग में लोगों के डाला जाता है कि साथ में रहोगे तो सही रहोगे, और यही चीज 1940s में डाली जा रही है मुस्लिम्स के दिमाग में बाय द ब्रिटिशर्स एंड बाय देयर लीडरशिप. अब तुम कहोगे लोग जिन्ना की बात क्यों सुन रहे हैं? अब इसने थोड़ी देर पहले बोला जिन्ना कहां से आया है, वापस कहां से आया था? यूके से आया था. अब जो इंसान जो यूके से आता है ना आज भी इंडिया में, उसके लिए तो ऐसा है कि तो कहां से आ गया वो इंसान. मतलब पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू ऑटोमेटिकली. मतलब जैसे तुम्हें जो पहले गालियां दे रहा होगा इंसान, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट करने लग जाएगा. ठीक है, उसके फोन आने लग जाएंगे, कैसे हो, क्या है, ये सब चीजें. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो. लेकिन यूके से पढ़ाई करके आना, यूके में रह के आना, यूएस से भी ज्यादा प्रेस्टिजियस है. खैर, टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स के लिए यूएस इज मोर इंपॉर्टेंट. तो एक चीज समझ रहे हो तुम कि किस तरीके से जिन्ना का बाहर से आना और लोगों को यह समझाना कि दैट यू नीड अ सेपरेट स्टेट फॉर योरसेल्फ, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में किस तरीके से इंपॉर्टेंट प्लेस लेता जा रहा है, एंड दैट विल लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. राइट? सो इस तरीके से पूरा का पूरा रेजोल्यूशंस मूव हो रहा है. फाइन विद दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज इन इट्स एनुअल session in March 1940, at Lahore, a resolution was passed which sought, spelling is on the board, which sought for separate homeland for the Muslims of British India. Full stop. एक चीज नोट बहुत इंटरेस्टिंग जिन्ना ने बोली इस सेशन में. जिन्ना ने बोला ये इंसान वो है जो पहले हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में रखने की बात कर रहा है. अब जिन्ना 1940s तक आता है क्या बोल रहा है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज हु हैव अ सेपरेट हिस्ट्री. बहुत सिंपल सी एक चीज देखो, ये जिन्ना ने बोला कि दे हैव अ सेपरेट हिस्ट्री, बट इफ यू आर लिविंग इन अ सिंगल कंट्री, देवांशु, सलमान, मी और ताशी, all of us are living in the same country, maybe from different parts of the country. क्या हमारी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं? We are almost paying the same taxes. We are facing the same problems कि गड्ढे हैं रोड पे, रोड में गड्ढे नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी रोड बीच में मिल जाती है. सैनिटेशन जीरो, हॉस्पिटल जीरो, एजुकेशन जीरो, हेल्थ केयर जीरो, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है, पीपल आर गेटिंग फ्री, सो वो काम करना भी उनका जीरो. तो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी हैव अ शेयर्ड पास्ट एंड अ शेयर्ड प्रेजेंट. तो अलग कैसे हुए? लेकिन होता क्या है ना कि these particular political leaders, what they do is they play on your insecurities. तो उससे क्या होगा कि वो बोलेंगे तुम दोनों की सेपरेट हिस्ट्री थी, कभी तुम साथ में थे नहीं. भाई हम एक ही जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री अलग कैसे हो गई? वी आर लिविंग एट द सेम प्लेस, तो वी आर फेसिंग द सेम चैलेंजेस. अब चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स ये तो फेस करके नहीं आएंगे ना मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम्स हो. चैलेंजेस आर गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन. अब बारिश में पानी भर गया रोड के ऊपर, अच्छा ये तो हिंदू है, एक काम करो ये तो उड़ के चला जाएगा, ये मुस्लिम में नहीं है तो फंसेगा, ऐसा होने वाला है. एवरीबडी इज गोइंग टू फेस द सेम प्रॉब्लम्स, बट जिन्ना कह रहा है नो दे हैव अ सेपरेट दिस, दे आर सेपरेट दिस, दे आर सेपरेट दिस. चाहे वो कुरान हो चाहे वो गीता हो, एवरीबडी हैज द सेम मैसेज, दैट इज टू रीच अप टू गॉड. सिंपल आइडिया. बट वो उसको यूज करा जाएगा कि नहीं ये वो है. एक वर्ड्स होते हैं, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा क्लास के अंदर. एक सेपरेट रिलीजन जो फॉलो करता है तो एक पर्टिकुलर में किसी और तरीके का वर्ड यूज करते हैं, इसमें कई और तरीके का वर्ड यूज करते हैं. तो वर्ड में इतनी ज्यादा हेट्रेड है ना, तो आपको लगने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल हमसे अलग ही है, बिल्कुल अलग है ये. तो उस तरीके से फाइन. तो जिन्ना क्या कर रहा है? जिन्ना इज प्लेइंग ऑन द इनसिक्योरिटीज ऑफ द कॉमन पीपल. और हम जो आम आदमी है ना, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं.
नहीं डर जाते कि अच्छा यार इस महीने एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ेंगे, ओ माय गॉड, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो रही, ओ माय गॉड। इस तरीके एक आम इंसान की प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। सोचो ये तो पूरा का पूरा रिलीजन के ऊपर बात कर रहा है, तो आम इंसान किस तरीके से डरेगा? नहीं। सो दैट इज जिन्ना फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट इज, next point is this demand, this demand will be a landmark, this demand will be a landmark in the history of South Asia as a whole, in the history of South Asia as a whole। ये क्वेश्चन बन सकता है इन द एग्जाम, दिस पर्टिकुलर लाइन। कैसे? जस्ट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू यू पीपल। ये मुझे समझाओ, कौन समझा रहा है? दिस इज इंपॉर्टेंट। थिंक पार्टीशन। ठीक है, एक चीज नोटिस कर, जस्ट अंडरस्टैंड द मैप। दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज चाइना, दिस इज बांग्लादेश। ठीक है, म्यांमार, नेपाल तो भूटान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, वट एवर, श्रीलंका। ठीक है, कंप्लीट साउथ एशिया काइंड ऑफ। ठीक है, मे नॉट बी चाइना, बट चाइना साउथ एशिया पॉलिटिक्स में पूरा का पूरा इंटरफेयर करता है। जैसे होता है ना पाकिस्तान के ना फूड ब्लॉगर्स है, व्हेन दे गो टुवर्ड्स पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, वो कहते हैं चाइनीज हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ मिलके ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करा। 9374 सोच लो भाई, अभी भी है किसी गाड़ी 9374? चलो फिर फाइन। हम किस पे थे? पाकिस्तानी हुकूमत और चीनी हुकूमत ने मिलके ये ब्रिज बनाया। तो हमें बेवकूफ बना रहा है, खुद बेवकूफ बन रहा है। मिलके पाकिस्तान एक सुई नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता, बट पॉइंट इज इट डज नॉट हैव द फंड्स। मतलब वहां पर इतना बुरा हाल रहता है कि पीपल हैव टू, कुछ कुछ प्रोविंसेस में, आई एम नॉट सेइंग ऑल द प्रोविंसेस, दैट पीपल हैव टू फिल इन द कुकिंग गैस इन अ पॉलिथीन, पॉलिथीन में फिल इन करके देन दे यूज दैट कुकिंग गैस। ऑनलाइन वीडियोस बलूचिस्तान में खासकर, क्योंकि इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट प्रोविंसेस, क्योंकि इस तरीके से प्रोविंस को उन्होंने डिजाइन करा है कि वहां पर हमेशा टेंशन ही रहते हैं। खैर, साउथ एशिया, दिस इज साउथ एशिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज काइंड ऑफ बीइंग प्लेड आउट हियर। ठीक है, कश्मीर में आज तक है, 1947 से लेकर अब तक कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट है। 1971 में कॉन्फ्लिक्ट वाज इन बांग्लादेश, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आज भी है। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया बांग्लादेश में मे बी नॉट भी हो, बट बॉर्डर की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट आज भी है। श्रीलंका, ये मे बी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, बट श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि टेंशन है, टेंशन है। तो पॉइंट इज, हमें कभी चाइना यहां पर आ रहा है, कभी इंडिया यहां पर आ रहा है, बिकॉज इट वांट्स टू काउंटर पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं व्हाट वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड इज कि दैट इंडिया एंड पाकिस्तान गेटिंग सेपरेटेड लेड टू मोर एंड मोर टेंशन इन साउथ एशिया, क्योंकि नाउ एवरीबडी वांटेड टू गेट अलोंग विद द नेबर्स। उसमें क्या हुआ कि नेबर्स ने बेनिफिट ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जैसे 90s में श्रीलंका ने। हाँ, यस डेफिनेटली यस। एलटीटी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले इंडिया के साथ, न्यू दिल्ली उनको फेवर कर रहा है, फिर बाद में चल के उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड टू फेवर द वेस्टर्न पावर्स। इंडिया से डर के सेंड्स इट्स पीस कीपिंग फोर्सेस, तो बहुत ज्यादा मडल अप हो गया। सो द एंटायर सिचुएशन इन साउथ एशिया इज स्टिल वेरी वेरी वॉलेटाइल। और मैं तुम्हें उस दिन एक क्वेश्चन और बताया था, that the post-colonial polities in South Asia are still being affected by the partition which happened in 1947. Discuss. We fine with this? कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को समझने में? ओके फाइन, लेट्स गो, लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग। वी स्टिल हैव टाइम, अभी तो है। नेक्स्ट क्लास हमारी 11 o'clock से स्टार्ट है ना आज? हाँ, पर टाइमिंग्स दीक्षांत, लेकिन मेरी क्लास 10:30 ही ओवर है। फाइन, चलो let's come to the next subheading. August offer, August offer 1940, August offer 1940। okay,
First point is made by it was made by Lord Linlithgow. It was made by Lord Linlithgow. Linlithgow. Word break, read. Lord Linlithgow. Full stop. Next point is this was made because of the changing scenario in the Second World War, where Germany was getting all strong, all strong, and British were afraid that it might attack the UK. Very soon. अपना मतलब है तो दे वेंट ऑफ विद द ऑगस्ट ऑफर. अभी ऑगस्ट ऑफर में क्या आएगा वो हम देखेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और इन द इनिशियल फेजेस अंटिल जर्मनी ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, अंटिल इट अटैक्ड रशिया, तो उस तक तो जर्मनी का कोई वो ही नहीं था. नोबडी वाज एबल टू काउंटर जर्मनी एट ऑल. कैन यू स्मेल समथिंग? कुछ जलने की स्मेल आ रही है भाई? एक ही गेट है, देख इस टाइम नहीं आ रही. बस बी केयरफुल, ठीक है, जब भी आए आउट, ठीक है, तरीके से. खैर, जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस. लेकिन मुझे आ रही थी. तो बहुत सिंपल से एक आइडिया यहां पर ये है कि 1940s तक जर्मनी वाज वेरी स्ट्रांग. इवन फ्रांस वाज नॉट एबल टू काउंटर जर्मनी, एंड इट वाज ऑफ द ओपिनियन कि ब्रिटिशर्स को कभी भी अटैक कर सकता है जर्मनी. तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट जरूरी था. तो उन्होंने क्या करा, लिलिंथगो को भेजा और बोला भैया एक काम करो, टेक दिस ऑगस्ट ऑफर टू द इंडियंस एंड टेल देम इफ यू अबाइड बाय द ऑगस्ट ऑफर वी आर गोइंग टू गिव यू व्हाटएवर यू वांट. ठीक है. अब उस ऑफर में क्या था और इंडियंस उसके साथ क्या करा वो हम नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है. लेकिन पॉइंट इज कि ब्रिटिशर्स उस तरीके से काम करेंगे जिस हिसाब से उनकी सिचुएशन. आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन. बात करने की जो टोन है ना वो उस चीज पर डिपेंड करती है कि आप कितने डेस्परेट हो. सिंपल है. When you know you already have a job and you go for a job interview, तो क्या होता है? हाँ ठीक है, हाँ नहीं देनी तो मत. थैंक यू. मैं भी ऐसा ही होता है, ऐसे ही करा है मैंने 2 दिन बाद. ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज शिखर, कोई बीड़ी पी रहा है क्या आसपास बिल्डिंग में? चलने की कुछ बहुत तेज स्मेल आ रही है अंदर से. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑगस्ट ऑफर included the following terms. और ये जो ऑगस्ट ऑफर इंक्लूडेड द फॉलोइंग टर्म्स है, दिस इज समथिंग विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो. कि ऑगस्ट ऑफर कौन लेके आया, क्या बैकग्राउंड था, ठीक है, और साथ साथ में उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे इंक्लूडेड. ओके. फर्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ the British government would be to grant dominion status to India after the war. Dominion status मतलब
Internal matters will be handled by India, but external matters will be handled by the British. So technically, what is happening is, if you're controlling the external matters, so technically you are internally also controlling that particular country. ये सिर्फ एक बहकावा है कि हाँ हम तुम ये काम कर रहे हो. तुमने कभी गाड़ी चलाना सीखा है? नहीं, हम अपनी बात नहीं कर. तुम लोगों ने कभी गाड़ी चलाना सीखा? वो जो भैया होते हैं जो डब्बा लगा के आते हैं गाड़ी के ऊपर एल लगा के, उसमें तुम्हें लगता है कि तुम चला रहे हो बट तुम चला नहीं रहे. Who is driving actually? The person who is sitting on the कौन सी साइड? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे. Who is sitting on the left hand side? क्योंकि क्लच ब्रेक सब सारे कंट्रोल उसी के पास होते हैं. तो सिंपल वही चीज है that you think you are controlling your country, but dominion status में what is happening is that the Britishers are kind of calling the shots. तो इसके ऊपर गांधी जी बाद में चल के ये भी कहेंगे इस वाले पॉइंट के ऊपर, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक. पोस्ट डेटेड चेक का कोई मतलब है? पोस्ट डेटेड चेक में 1 करोड़ का लिख दूं और लिखवा लो, उसका कोई मतलब है? बिकॉज यू डोंट हैव ए गारंटी कि ये क्लियर होगा या नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली would be set up. A constituent assembly would be set up after the war. After the war, full stop. Next point is a committee will be formed. A committee will be formed that would determine India's constitutional future. That would determine India's constitutional future. Full stop. Same point. In this committee, no decision will be passed. In this committee, no decision will be passed if it did not have the support of minority political and religious groups. ये ना डबल एज स्वॉर्ड है. एक तरीके से ये क्रिएशन ऑफ रिफ्ट भी है सोसाइटी के अंदर कि कोई भी जो डिसीजन है दैट वोंट बी टेकन अंटिल द माइनॉरिटी पॉपुलेशन सेज कि ये डिसीजन लेना चाहिए. इससे क्या होगा? सिचुएशन सोसाइटी में और प्रॉब्लमैटिक होगी. लोग कहेंगे कि अच्छा ये नहीं एक चीज पे तो एक घर, छोटा सा घर जिसमें 5 से 6 लोग रहते हैं, वो अग्री नहीं कर सकते. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ इंडिया. उसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट कम्युनिटीज के ओपिनियन मैटर करते हैं. ये भी तुम बात कर रहे हो और उन सबको सेम पेज पे लेके आना वाज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट मैटर. तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ओनली सेड दैट वी विल फॉर्म. इससे क्या होता है इंडिया में? कोई रेलवे हादसा हो गया, कुछ हो गया, व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट सेज? वी विल फॉर्म अ कमिटी टू लुक इनटू द मैटर. वो कमिटी कभी ना कोई मैटर में लुक इनटू करती, ना कोई रिपोर्ट आती ढंग से. हाँ वो उसमें भी कम्युनलिज्म आती है कि उसमें ये बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं? रेलवे ट्रैक्स के पेज ढीले कर रहे हैं. ये चीज मतलब हमारे रेलवे मिनिस्टर अगर ये बात बोल रहे हैं, पॉइंट इज वी आर इन अ डंप. लेट्स नॉट टेक, लेकिन समझ जाओ कि इस तरीके से बात है. अभी क्लियर कि ब्रिटिशर्स कितना क्लेवरली प्ले कर रहे हैं यहां पे, कि बोल रहे हैं सबकी सहमति जब तक नहीं होगी जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे. सुनने में कितना पॉजिटिव लग रहा है और करने में उतना ही डिफिकल्ट है. तो अल्टीमेटली बात किसकी मानी जाएगी? इट विल बी द ब्रिटिशर्स हु आर गोइंग टू बी एट द फोरफ्रंट. नेक्स्ट पॉइंट इज वाइसरॉयज executive council would be expanded to include a certain number of Indian representatives.
हाँ चलो खुश रहो तुम, थोड़े बहुत इंडियंस विल बी इन द वाइसरॉयज काउंसिल, ठीक है, लेकिन इसमें ये भी चीज है, इसमें ये इन्होंने बोला दैट इंडियंस वुड बी इन द वाइसरॉयज काउंसिल, but it has not designated that what will be their power, whether there will be any powerful positions or post given to them or not, that is not being specified. What is being said, they will be in the council. जैसे घर वाले क्या होते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ अब तुम बड़े हो गए, तुम डिसीजंस लो अपने, और तुम कितने अपने डिसीजंस ले पाते, डिसीजन अल्टीमेटली लेता कौन है, घर वाले ही लेते, बस तुम्हें बोल दिया था कि हाँ तुम ले लो डिसीजंस उस तरीके से, हाँ चलनी नहीं करोगे तो फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है वो तो है, जस्ट दिस इज द सेम आइडिया, पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द होम, ठीक है। एक चीज बड़ी नोटिस वेदा से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अगर तुमने देखी हो, फैमिली इज द लोएस्ट, इज द स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन द सोसाइटी, तो जो फैमिली के अंदर जैसे चीजें हो रही हैं मे नॉट बी द नेगेटिव लेवल जितनी पॉलिटिक्स में हो रही है, वही उसका बड़ा जो एक वो है डेवलप्ड एक फॉर्म है, वो किस में हो रही है, यहां पर हो रही है कि वाइसरॉय काउंसिल में तुम्हें रखेंगे बट ये नहीं बताएंगे तुम्हारी पावर क्या है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एडवाइजरी काउंसिल, एन एडवाइजरी काउंसिल was to be established, advisory council was to be established. Next point is important portfolios like defense, finance, important portfolios like defense, finance, etc., were to remain with the British, and the last point is before any real constitutional reform could be done, real constitutional reform could be done, the differences between Hindus and Muslims, or Congress and Muslim League, Hindus and Muslims or Congress and Muslim League have to be resolved. Congress and Muslim League have to be resolved. मजाक समझ आया इस वाले पॉइंट के अंदर ब्रिटिशर्स का? They said if you are going to do any sort of constitutional reforms, what we need is we need a proper conflict-less situation between at least Congress and the Muslim League. और जिस लेवल पे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑपरेट कर रहे थे, दैट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने प्रोविंसेस से रिजाइन कर दिया, तो मुस्लिम लीग सेलेक्ट कर क्या सेलिब्रेट करने लग गया, डे ऑफ डिलीवरेंस. So do you think their differences could be resolved until a very long time, जब तक उनको खुद को समझना आ जाए? But in fact, it was the problem between the Muslim League and the Congress that we will see later on tomorrow that cabinet mission plan actually failed because nobody was ready to accept the cabinet mission plan, खासकर Congress and the Muslim League. तो कहीं ना कहीं Britishers were trying to say we are ready to do the reforms, but हम जब तक reforms नहीं कर पाएंगे जब तक तुम खुद नहीं करना चाहते. तो पॉइंट इज कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें, और सारा का सारा ब्लेम किस पे डाल दिया, ब्लेम डाल दिया हम पे. आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? एक एग्जांपल के थ्रू, तुम कुछ कैरी कर रहे हो, ठीक है, गरम कुछ हाथ में कैरी कर रहे हो, किसी ने हल्का सा शोर कर दिया पीछे से, वो हाथ से गिर गया, तो गलती किसकी है, तुम्हारी है उसकी? तुम हमारी गलती है ना. तो पॉइंट इज हम लेकिन डालते किस पे हैं, पीछे वाले पे. तो वही चीज यहां पर है, वी आर गोइंग टू ब्लेम द इंडियंस फॉर नॉट लेटिंग द रिफॉर्म्स टू हैपन, बट एक्चुअली द ब्लेम इज टू बी पुट ऑन द ब्रिटिशर्स, नॉट ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. हाँ बोलो, नहीं समझ आई चीज कि हाउ द ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू फूल द पीपल ऑफ द सोसाइटी, राइट? चलो फिर we'll see rest of the things tomorrow. Okay.
Any problems, anything?